अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में मैंने पाइपलाइनिंग डिस्कस की थी। आई होप कि आप लोगों को पाइपलाइनिंग ठीक ठाक समझ आ गई होगी। जैसे मैंने बताया कि हमारे पास जो पाइपलाइनिंग चीज़ अचीव कर रही है वो है गेन्स इन थ्रूपुट, यानी कि हमारी लेटेंसी स्पेशली सिंगल कोर प्रोसेसर के अंदर हर इंस्ट्रक्शन कितनी देर में एग्जीक्यूट होता है, दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ द हार्डवेयर। और अब आप उसको मैनिपुलेट, there's a limit to what you can do with it, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी होती है अवेलेबल एट दैट टाइम पॉइंट एंड एट दैट प्राइस पॉइंट, यानी कि दो फैक्टर्स की बात करूंगा। जो टेक्नोलॉजी दैट इज अवेलेबल एट द प्राइस पॉइंट एंड एट दैट टाइम, ठीक है, वो उस इन कंस्ट्रेंट्स के अंदर जो बेस्ट टेक्नोलॉजी होती है स्पेशली कॉस्ट की, और दीगर हमारे पास कोई ना कोई जाहिर सी बात है कि फैक्टर्स हो सकते हैं। यानी कि जब आप एक आर्किटेक्ट प्रोसेसर डिज़ाइन करता है तो उसके पास रिक्वायरमेंट्स आ सकती हैं in terms of obviously power requirement, in terms of operating frequencies and so on and so forth। ये सारी की सारी चीज़ें जो है उसकी लेटेंसी को अफेक्ट करेंगी। लेकिन वंस जब ये तमाम चीज़ों को हमने कंसिडर कर लिया हो एज एन आर्किटेक्ट, और हम सारी की सारी कंस्ट्रेंट्स को मीट कर रहे हों जो कि लेटेंसी के अलावा हैं, तो उसके बाद अमूमी तौर पे देयर इज नो रीज़न कि उन कंस्ट्रेंट्स के अंदर रहते हुए प्राइस की, एनर्जी, साइज की, पावर कंजम्पशन एंड सो सो फोर्थ के the highest and the fastest possible processor within those constraints, ठीक। now latency जो है एक इंस्ट्रक्शन कितनी देर में एग्जीक्यूट होती है, वो उसके बाद हम उसमें ऑप्टिमाइजेशन जो है इन 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 द कोर लेटेंसी एंड एटॉमिक लेवल, वो obviously it's not possible। तो yeah, it's very very restrictive unless you witness a major jump in technology insofar transistor technology and VLSI design is concerned, ठीक। तो हमारे पास one of the things that we leverage is pipelining, ठीक। और pipelining से हमने last time discuss किया था कि we can gain massive gains in throughput, ठीक है, which is desirable। लेकिन हम थोड़ा सा आज ये देखेंगे कि पाइपलाइनिंग के अंदर मुख्तलिफ किस्म की लिमिटेशंस क्या होती हैं, उनके अंदर मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। और बेसिकली जब हम उन लिमिटेशंस को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि उन लिमिटेशंस को हम क्या किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, और उनको रिमूव करने की हमारी कॉस्ट क्या होगी। यानी कि नथिंग हैपेंस इन अ वैक्यूम। तो इफ़ देयर आर प्रॉब्लम्स, अगर हम रिमूव करेंगे तो उसकी कोई ना कोई हम कॉस्ट बेयर करेंगे। और आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर स्टूडेंट्स, स्पेशली आप में से सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अक्सर आपको डॉक्यूमेंटेशन लिखनी होती है FYP की। तो उसके हवाले से मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने नोट किया है कि अक्सर स्टूडेंट अप्रिशिएट नहीं करते, कि जब आपसे पूछा जाता है कि जी व्हाट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज, देन यू हैव टू बेसिकली वेरी क्लियरली स्टेट the various limitations whatever technology you're working on are। और फिर आपने बताना होता है कि आप किस पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट को इंगेज करेंगे, उसको कौन सी शॉर्ट कमेंगे, इसको आप रिमूव करना चाहेंगे, और फिर आप एक मुकदमा बनाते हैं अपने प्रोजेक्ट का कि मैं इस मसले को सॉल्व करने के लिए जा रहा हूँ। अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो ऑप्टिमाइज का लफ्ज़ जो है वो ब्लाइंडली इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी वाइवाज में हमने ये देखा है। अगर आप उनसे पूछे ना कि क्या चीज़ ऑप्टिमाइज की है, तो उनको ये भी क्लियरली नहीं पता होता। वो कहते हैं जी बस हमने ऑप्टिमाइज कर दिया है, और वो समझते हैं कि जी हमारा ये कहना कि हमने ऑप्टिमाइज कर दिया ये काफ़ी है। एंड दैट्स द फर्स्ट प्रॉब्लम। और सेकंड प्रॉब्लम ये है कि जब आप उनसे पूछें कि उन्होंने कि कॉस्ट क्या थी ऑप्टिमाइजेशन की, बिकॉज अगर आप एक चीज़ को ऑप्टिमाइज करेंगे, एक पैरामीटर, एक परफॉर्मेंस पैरामीटर को बेहतर करेंगे, इट विल बी एट द कॉस्ट ऑफ सम अदर परफॉर्मेंस और अदर पैरामीटर, ठीक है। तो परफॉर्मेंस पैरामीटर भी हो सकता है और दीगर। भारत पाइपलाइनिंग में भी इनहेरेंटली प्रॉब्लम्स हैं बाय डिजाइन, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स डिजाइन। आई एम नॉट सेइंग द प्रॉब्लम्स आर बाय डिजाइन, लेकिन बाय वर्च्यू ऑफ इट्स डिजाइन देयर आर प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो उन प्रॉब्लम्स को या उन शॉर्टकमिंग्स को हम लोग पाइप प्लानिंग हैजर्ड्स कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पाइप प्लानिंग हैजर्ड क्या चीज़ है, तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता होना चाहिए कि पाइपलाइन क्या होती है। इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन की बात कर रहा हूँ। और जब हम पाइपलाइनिंग हैजर्ड की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैजर्ड
the word is obviously a word in English. Again, it should be clear that these are some problems or limitations or shortcomings in using pipelines. और हम आज उनमें से जो तीन मेन हैं उनको डिस्कस करेंगे और फिर हम देखेंगे कि उनको हम किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. तो three kinds of pipelining hazards, the most common types. Number one, structural है. तो different instructions at different stages competing for the same resource. Now इसको हम डिटेल में देखेंगे. All of we look at all of them separately and in detail. लेकिन structural जो हैजर्ड है ये आपको ज़्यादा नज़र आएगा जब आप डीप पाइपलाइंस में जा रहे होंगे. और इसका मतलब ये है कि और अमूमी तौर पे आपका सिस्टम इस तरह का हो सकता है कि वो कोई एक रिसोर्स जो है वो एक टाइम पे एक स्टेज एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम इस्तेमाल कर रही हो. ठीक है. या तो ये लेट्स टेक दैट एग्जांपल. हो सकता है आपके फर्ज करें कि आपकी 10 स्टेज की पाइपलाइन है और आपकी फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवन्थ स्टेज फॉर सम रीजन हैज टू टॉक टू ए रिसोर्स. तो इसका मतलब ये है कि जब एक की फिफ्थ स्टेज चल रही होगी, दूसरी की सिक्स्थ चल रही होगी, तीसरी की सेवन्थ चल रही होगी, तो ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है. ठीक है. सेकंड चीज ये है कि हो सकता है कि यू वांट. ठीक है. सो दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वी लुक इनटू. ठीक है. बट दीज आर हार्डवेयर प्रॉब्लम्स एंड देयर आर डिफरेंट वेज जिन आप ये सॉल्व कर सकते हैं. उसमें ये हो सकता है कि आप रिसोर्स बढ़ा दें, रिसोर्स एक्सेस पॉइंट्स बढ़ा दें, इंट्रोड्यूस सम काइंड ऑफ पैरेललिज्म टू वेयर दिस पोटेंशियल रिसोर्स एग्जिस्ट जिनमें कंपटीशन का या कॉन्फ्लिक्ट का एक आ सकता है. ठीक है. लेकिन ऑब्वियसली देन it that translates into a bigger size, it translates into more hardware, it translates into more power consumption, it translates into higher cost. ठीक है. So structural hazard elimination is usually non-trivial. Increasing the number of resources usually solves structural hazards. ठीक. So that's the I mean the comment. और नॉन ट्रिवियल आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव. अगर कोई सिस्टम इंजीनियर है या हार्डवेयर इंजीनियर है, मे बी दे वुड थिंक इट इज ट्रिवियल. लेकिन इट्स नॉन ट्रिवियल इन द सेंस कि आपको यू हैव टू मेक होलसेल चेंजेस टू द हार्डवेयर. ठीक है. और फिर जाहिर सी बात है, जब हार्डवेयर में रिसोर्स ऐड करते हैं तो रिसोर्स मैनेजर्स चाहिए होते हैं, आपको कंट्रोलर्स चाहिए होते हैं. तो इट्स नॉट जस्ट सिंपली a case of adding a hazard, sorry, a resource. अच्छा, second kind of hazard क्या है? Data hazard. Data hazard is the inability to continue because the instruction needs data that is not available. Now this can be driven by many things, लेकिन the general idea is, और मैं एक मिसाल मेरे ख्याल है पिछली एग्जाम्पल में भी दी थी, कि अगर आप पाइपलाइन कर रहे होते हैं तो पाइपलाइनिंग में बेसिकली क्या होता है कि आप एक इंस्ट्रक्शन कंसेक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं एंड एवरी इंस्ट्रक्शन इज अ डिफरेंट स्टेज ऑफ एग्जीक्यूशन एट एनी पॉइंट इन टाइम. तो जब आप ये काम कर रहे होते हैं तो दैट्स क्वाइट पॉसिबल कि इंस्ट्रक्शन, लेट्स से कि आप एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इट्स इन द पाइपलाइन बीइंग एग्जीक्यूटेड, और लेकिन उसकी फर्स्ट स्टेज पास ऑन होती है एंड यू स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द सेकंड इंस्ट्रक्शन. एंड लेट्स से दिस इज अ वेरी, अभी हम आगे देखेंगे केस स्टडी, कि अगर फर्ज करें कि एट सम पॉइंट इन टाइम द सेकंड इंस्ट्रक्शन नीड्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जिसकी एग्जीक्यूशन अभी कंप्लीट नहीं हुई. ऑब्वियसली जब आप कोड लिख रहे होते हैं टॉप डाउन, तो यू ऑलवेज कंसिडर दैट यू नो कि इंस्ट्रक्शन ए एग्जीक्यूट होती है, it produces some data, and then you can use that data immediately afterwards in the subsequent instruction. जिस तरह आप प्रोग्राम लिख रहे होते हैं कि जी x is equal to, let's say, 5, and then in the very next instruction you could, for example, say y is equal to x plus, yeah, x into something. So you assume कि x has the most current value available to it, लेकिन that we'll see is not the case, especially in a pipeline. ठीक है. And last but not the least, हमारी जो एक हैजर्ड है वो कंट्रोल हैजर्ड है. और क्या कह रहा है कि जी fetch cannot continue as the outcome of an earlier branch is unknown. और बेसिकली ये है कि दिस इज स्पेसिफिकली फ्लो कंट्रोल प्रॉब्लम. ये जो कंट्रोल यहाँ लिखा हुआ है, दैट इज अ फ्लो कंट्रोल इशू. एंड व्हाट इट मींस इज दैट अगर आपकी कोई ब्रांच इंस्ट्रक्शन आती है, जंप इंस्ट्रक्शन आती है, एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन, कॉल इंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर आप जो हैं वो फ्रॉम दैट पॉइंट वेयर, क्योंकि जब देखें, व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ पाइपलाइन इज that we assume that
द मेजॉरिटी ऑफ द इंस्ट्रक्शंस जो कि एग्जीक्यूट होंगी, यानी हमारी अजम्पशन है कि जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी उसकी अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, और उससे अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं कि प्री एम्प्टिवली सब्सिक्वेंट इंस्ट्रक्शंस इस अजम्पशन के साथ पाइपलाइन में लोड कर लेते हैं, क्योंकि हमारा ख्याल है कि और हमारी प्रोबेबिलिटी हमें ये बताती है, स्टेटिस्टिकली भी हमें ये पता है कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है और उसकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इस इंस्ट्रक्शन के इस्तेमाल होने की। लेकिन इफ़ यू कम अक्रॉस सम काइंड ऑफ ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन, बी इट अ जंप, बी इट अ ब्रांच, be it a, let's say, a function call, तो that does not hold it true anymore, ठीक है। तो that also is a flow control issue, और नतीजा क्या होगा कि जो चीज़ जो डेटा ऑलरेडी प्री एम्प्टिवली आपने लोड कर लिया है, यानी कि लेट्स से कि आपकी ब्रांच इंस्ट्रक्शन है, ब्रांच इंस्ट्रक्शन के बिल्कुल नीचे जो है वो 3 अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है, तो हो सकता है कि आपकी ब्रांच इंस्ट्रक्शन जितनी देर में एग्जीक्यूट होगी और वो रियलाइज करेगी कि दैट आई एम अ ब्रांच इंस्ट्रक्शन एंड आई एम सपोज टू जंप टू दैट लोकेशन इन दी प्रोग्राम मेमोरी, उस वक्त तक वो उससे अगली और उससे अगली और उसकी अगली इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो पाइपलाइन के अंदर किसी न किसी स्टेज पे एग्जीक्यूट हो रही होंगी, एंड दैट ऑब्वियसली रिप्रेजेंट्स a loss in any kind of gains that we may get from the pipeline in that particular instance, or secondly obviously that you're consuming and power as well, which goes wasted because you have to flush that information and start over again, ठीक। तो स्ट्रक्चरल हैजर्ड हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, यूनिफाइड मेमोरी स्ट्रक्चर हैंडल्स बोथ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब ये देख लें, हमारे पास एक एग्जांपल है कि अगर हमारे पास ऐसी मेमोरी स्ट्रक्चर है जो कि डेटा और इंस्ट्रक्शन को एक साथ हैंडल करता है, ठीक है, देन दैट कैन लीड टू वेरियस हैजर्ड्स, ठीक। अमूमी तौर पे हम देखेंगे, एंड ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल स्पेशली इन द एग्जांपल ऑफ हार्वर्ड आर्किटेक्चर दैट्स नॉट द केस एज वी ऑल नो, ठीक है। लेकिन लेट्स से लेट्स हैव अ लुक, एंड अगर अगर मेरी इंस्ट्रक्शन मेमोरी और डेटा मेमोरी, ठीक है, ये लेट्स से दे हैव अ सिंगल ड्राइवर्स, सो इमेजिन दैट हैपेंस, ठीक है। तो अब मेरी मेमोरी, तो हमने बेसिकली क्या बात की है कि हमारी एक्सक्यूज मी, ठीक है, ये excuse me, I cannot see the pointer for it, so I'm just gonna raise it all and start again, ठीक है। It's quite weird, एक सेकेंड रुकिए, ठीक है जी, सॉरी वाज अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम, आई कुडंट सी द पॉइंटर नाउ। हम लोग बात कर रहे थे कि हमारी यूनिफाइड मेमोरी स्ट्रक्चर है जो कि डेटा और इंस्ट्रक्शन को, यानी हमारे पास एक ही मेमोरी बस है, एक ही मेमोरी आर्किटेक्चर है, मेमोरी एक्सेस सिस्टम है, और डेटा के लिए भी और इंस्ट्रक्शन के लिए भी वो सेम है। सो दिस वुड बी एन एग्जांपल ऑफ अ फॉन नॉयमन, ठीक है, फॉन नॉयमन आर्किटेक्चर, ठीक है। तो हमें देखना चाहिए कि ये पाइपलाइन के अंदर व्हाट आर द पॉइंट्स वेयर मेमोरी इज बीइंग एक्सेस्ड, सो इंस्ट्रक्शन बीइंग एक्सेस्ड हियर, 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 हियर एंड हियर, or potentially if I have an instruction that is a data instruction, I would have something being data being accessed here, here, and here, and so on and so forth. So potentially this is the conflict, because like in this point in time, अगर गौर करें कि ये मेरी timeline है, so in this point in time I need to access both the data memory potentially and the instruction memory definitely, और इधर भी ये प्रॉब्लम है और इधर भी ये प्रॉब्लम है। सो दिस इज अ कंसिस्टेंट प्रॉब्लम assuming that we are sharing instruction and data handling, ठीक। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि आप जो हैं वो इसको रिमूव करें। बहरहाल बाय द वे अगर आप देखें कि जो हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है उसकी वजह से ये इंस्ट्रक्शन स्टॉल कर देंगी। नाउ स्टॉलिंग का मतलब क्या है कि दिस इंस्ट्रक्शन विल नॉट बी लोडेड
एंड द रीजन व्हाई दिस नॉट विल नॉट बी लोडेड वुड बी बिकॉज दिस वुड हैव प्रेसिडेंस ऑन इट, ठीक है। तो ये हम इसको खत्म करना चाहेंगे। तो जब इसको खत्म करना चाहेंगे तो ये लोड नहीं हो सकता। और उससे अगली स्टेज पे जब हम इसको कर रहे होंगे तो भी नहीं हो रहा होगा, तो इसका मतलब ये है कि जब ये इस स्टेज पे पहुंचेगा और ये पाइपलाइन फ्लश होगी, उसके बाद फिर आई एम 3 दफ़ा, तो आपको क्या होगा कि आपका जो पाइपलाइन है वो 3 स्टेज चलेगा और फिर 3 स्टेज इंतजार करेगा, 3 स्टेज चलेगा, 3 स्टेजेस इंतजार करेगा। इट स्टिल वुड बी अ गेन कंपेयर टू अ नॉन पाइपलाइन सिस्टम। However, it's obviously a huge disadvantage। और इसका solution क्या है? Solution ये है कि जो आप resource share कर रहे हैं, so you have an architecture whereby data and instructions are different entities। और हमने देखा है, let's say 80 MegaC to 8P के कोर्स में भी देखा था कि हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास एक, let me just draw it neatly, एक प्रोग्राम मेमोरी अलग चीज़ थी और हमारे पास डेटा की जो मेमोरी थी वो अलग एंटिटी थी, और हमने कहा था कि उसका एक्सेस मैकेनिज्म जो है वो बिल्कुल अलग है। इनफैक्ट टेक्नोलॉजिकली दीज वर डिफरेंट थिंग्स एज वेल, ठीक है। दिस वाज एन एस रॉम, सॉरी, दिस वाज अ रॉम, अ फ्लैश रॉम, एंड दिस वाज एन एस रैम, ठीक है। तो these were actually physically separate devices और उनकी मैनेजमेंट, डेटा की मूवमेंट सेपरेट थी। तो there was no co-dependence। ऐसा नहीं था कि अगर आपकी इंस्ट्रक्शन फेच हो रही है तो आपकी मेमोरी, कोई भी मेमोरी इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। तो the solution is separate structure for data memory and memory access and instruction memory access, and this is one way to resolve the contention just described, obviously, but the point you have to remember is that it is a considerable higher cost compared to the previous architecture। तो आप अच्छा खासा, let's say considerable किस्म का हार्डवेयर, एक्सक्यूज मी, हार्डवेयर ऐड कर रहे हैं टू इनेबल दिस थिंग, ठीक है। और हम लोग इस डिस्कशन में नहीं जाएंगे बहुत डिटेल में, लेकिन आई एम श्योर यू कैन अप्रिशिएट if you're adding that amount of hardware capability, that translates into some kind of cost, it translates into some kind of increase in power consumption, it translates into a lot of things जो कि अभी हमने डिटेल में नहीं देखे। और स्ट्रक्चरल हैजर्ड्स को हम लोग जो हैं वो इस कोर्स के अंदर डिटेल में नहीं देखेंगे, बिकॉज लाइक आई सेड द टिपिकल सोल्यूशन टू अ स्ट्रक्चरल हैजर्ड इज ए, if there's a resource contention, आप क्या करें कि resource जो है उसको बढ़ा दें, and obviously then there's the overhead of the hardware, ठीक है। but there's a limit to how much obviously hardware you can increase, लेकिन there's nothing really other than that you can do, ठीक है। so that's why it's not a very interesting problem for us, especially in terms of optimizing an existing pipeline architecture। so that's your structural hazard। so we now go to बहरहाल ये एक एग्जांपल उसकी होगी कि जी बेसिकली डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि जी कि बिकॉज योर मेमोरी एंड इंस्ट्रक्शंस आर डिफरेंट सो यू कैन हैव द, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और एग्जांपल देखते हैं, ये बल्कि स्ट्रक्चरल हैजर्ड की एग्जांपल है। वो ये है कि सिंगुलर रजिस्टर फाइल एक्सेस लीड्स टू वेरियस हैजर्ड्स, ठीक है। दैट्स अनदर वन। व्हाट इट मींस इज, अगर आपको याद हो कि हमने लेट्स से हमने डिस्कस किया था कि सीपीयू होती है, ठीक है। स्पेशली मेमोरी भी डिस्कस कर रहे थे, हमने डिस्कस किया था। और सीपीयू जिस मेमोरी को अंडरस्टैंड करता है दैट्स अ रजिस्टर फाइल, ठीक है। सो देयर मे बी सम रजिस्टर्स R0 से लेके लेट्स से व्हाटएवर R31, ठीक है। एंड योर मेमोरी इज इन इफेक्ट and everything else is dependent on your registers as we have seen, ठीक। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर लेट्स से कि मेरे पास इस तरह की इंस्ट्रक्शन है R1 is equal to R2 plus R3 and R4 is equal to R5 R6 for instance, ठीक है। तो मैंने क्या करना है कि सबसे पहले मैंने R2 को पिक करना है, फिर मैंने R3 को पिक करना है, फिर मैंने इनको ऐड करना है और मैंने फिर R1 में राइट करना है। सो दीज आर लाइक 1 2 3 register accesses and obviously this also translates into 3 register accesses। अगर मेरी रजिस्टर फाइल एक्सेस जो है वो सिंगुलर हो, लेकिन देयर इज नो, आई डोंट हैव पैरेलल एक्सेस टू द रजिस्टर फाइल, बल्कि मैं उसको इस तरह एक्सेस करता हूँ जिस तरह टिपिकली आई एक्सेस माय मेमोरी, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे ऑब्वियसली इट्स नॉट, वी डोंट डू इट सिंगुलरली, यूजुअली हमको पता है कि हम पूरी पूरी रो उठाते हैं
और जब अगर हमारे बैंक्स हो तो हमारा जो थोड़ा सा डिफरेंट होता है मोडस ऑपरेंडी, लेकिन द थिंग इज कि इमेजिन इफ यू हैव अ सिंगुलर रजिस्टर फाइल एक्सेस इन हार्डवेयर, तो दिस वुड रिप्रेजेंट अ स्ट्रक्चरल हैजर्ड, क्योंकि कई पॉइंट्स पे आई वुड आर्ग्यू डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम यू विल इनकाउंटर कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, इवन, ठीक है, ये एक एग्जांपल है, लेकिन आई वुड आर्ग्यू कि आपको यहाँ पे भी प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है, तो एएलयू में भी आपको इश्यूज आ सकते हैं, सो देयर वुड बी कॉन्फ्लिक्ट हियर, हियर, ठीक है, क्योंकि ये तो बड़ा सिंप्लीफाइड है, 5 स्टेज पाइपलाइन है, बट actually what is going on is that you're going to pick up, like I said, you would have at least 3 register accesses in this pipeline, ठीक, and there's going to be certain overlap, ठीक, क्योंकि जब आपका एडर ऐड करेगा तो ये पॉइंट दिखा रहा है कि आपके एडर ने ऐड किया है, ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ इशू। नाउ अगर आपकी, कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप रीड कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, राइट नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली, तो उस केस में ऑब्वियसली दिस काइंड ऑफ सिनेरियो इज गोना हैपन वेयर यू may run into problems, ठीक है, तो बहरहाल इसका सोल्यूशन क्या है, द सेम थिंग दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट, ऐड मोर एक्सेस पोर्ट्स टू रजिस्टर फाइल्स, ठीक है, सेपरेट पोर्ट्स फॉर राइटिंग एंड रीडिंग इन द रजिस्टर फाइल। अब ये खास किस्म का प्रॉब्लम है, हमने क्या किया, राइड एंड राइट को अलहदा कर दिया, लेकिन आई वुड आर्ग्यू कि फॉर ए प्रोसेसर टू वर्क एज पर द स्टैंडर्ड्स वी आर यूज्ड टू राइट नाउ, जो, तो आपको, you should be able to support multiple writes to the register file. Now, I'm not saying कि multiple writes to the same register. That's not what I said. What I'm saying is multiple writes to the register file. तो आपकी अगर register file के अंदर let's say 128 registers हैं, तो you should be able to read and write different registers simultaneously. ठीक है, for this kind of hazard not to happen. But then again, I hope you understand that this represents a significant update, a significant bump in the hardware. ठीक है, and that's again cost and obviously power consumption. ठीक है, तो ये I hope you get the idea of what structural hazards are. We're pretty much done with them. और structural hazards जो हैं वो, जैसे मैंने कहा कि there's precious little we can do in so far structural hazards are concerned. उसके बाद आपके लिए जो है हम बात करेंगे डेटा हैजर्ड्स की। डेटा हैजर्ड्स मैं आपको जनरली डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन अभी मेरा ख्याल है जो मेरा पिछला लेक्चर था उसमें भी हमने थोड़ा सा इसके ऊपर हिंट की थी, बट इफ़ यू लुक एट दिस, लेट्स से दिस इज इंस्ट्रक्शन 1 एंड दिस इज इंस्ट्रक्शन 2, राइट, तो इंस्ट्रक्शन 1 एंड इंस्ट्रक्शन 2, ठीक, तो जैसे मैंने कहा कि, and you already know how this instruction works, whereby when this opcode, and let's say की opcode is obviously ये MIPS टाइप का होगा, let's say, तो this should be maybe an R3, R2, R1, ठीक है, which means कि R1 को R2 से ऐड करें, R3 में डाल दें, तो जब ये opcode को पिक करेगा, so when it's going to pick up the opcode, fetch rather होगा, उसके बाद क्या होगा कि it has to pick up this information, it has to pick up this information, ठीक है, so ये यहाँ पे एक स्टेज में शो किया है, अमूमी तौर पे these may be more stages, there may be more stages here, anyways, so it's picking up R2, R1. The key thing is कि इस जगह पे R2 and R1 ऐड हो रहे होंगे, इस पॉइंट पे R3 की वैल्यू जनरेट हो रही होगी, इस पॉइंट के बाद वो इधर मेमोरी में राइट कर रहा होगा या फिर उसको बाईपास करेगा और रजिस्टर में करेगा, लेकिन रजिस्टर के अंदर, यानी कि जो एक्चुअली रजिस्टर फाइल के अंदर अगर मेरे पास रजिस्टर्स हैं R0, R1, R2 एंड R3, ये जो रजिस्टर है इसके अंदर जो डेटा है वो एक्चुअली इस पॉइंट पे आएगा इन टाइम, ठीक है, तो इमेजिन करें कि इस पॉइंट इन टाइम में हमने R2 और R1 को पिक कर लिया, इस पॉइंट इन टाइम पे हमारे पास जो रेलेवेंट डेटा होगा वो R3 के अंदर चला जाएगा, तो इसका प्रॉब्लम या लिमिटेशन आपको इमीडिएटली नजर आ रही होगी कि यहाँ पे क्या होगा। सिमिलरली एट दिस पॉइंट इन टाइम हम एक्सपेक्ट करेंगे कि R3 और R2 की वैल्यू हमारे पास होगी, ताकि हम R3 और R2 की वैल्यू को यहाँ पे ऐड कर सकें
उसके बाद हम इस स्टेज पे या तो मेमोरी के अंदर डाल रहे होंगे, इफ नॉट वी आर गोइंग टू बाईपास एंड ऑब्वियसली स्टोर इट इनटू अ रजिस्टर, and the register is going to be obviously R4 in this case. ठीक है? Now the point is कि at this point in time we expect to know the value of R3, which is not the case. ठीक है? So this is a sort of hazard known as data hazard. ठीक है? तो इसको मैं clear करता हूँ. You can see it. I've put it on the animation as well. So if I'll share the file with you, you'll be able to, ठीक है, see what we are doing here. तो ये वही बात जो मैंने आपको कही कि we want to read R3 here. That's the point in time where I want to read R3, but this is the point in time when R3 will have the most current value. So obviously it's a problem. तो इसका solution क्या हो सकता है? Multiple solution है. Number one, R3 should not be read before R3 is complete. एक तो ये है, ठीक है? तो R3 को हमें read ही नहीं करना चाहिए अगर R3 complete नहीं हुआ. तो क्या है solution one? Obviously this is what we are aiming for, क्योंकि we want the most recent value, because अगर मेरी ये instruction और ये instruction है consecutive, तो my assumption is कि at this point in time मेरी R3 में R3 actually should represent this value is my expectation, right? So the compiler should be able to recognize all consumers and producers, right? So this is a producer in this context. So in दोनों के context में ये producer है और ये consumer है. So they have a relationship. So we can say that I1 and I2 have a relationship where one is the producer of R3 and the other is the consumer of R3. So compiler level पे अगर if you recognize all consumers and producers, it should make sure that there is a 2-cycle gap between producers and consumers. ठीक है? So what basically this solution is suggesting is that if you have like multiple, let's say आपके पास बहुत सारी commands हैं, ठीक है? और बहुत सारी commands हैं, instructions हैं, और उसमें let's say कि ये P1 है और ये इसका C1 है और ये P1 है और ये C1 है और ये P1 है और ये सॉरी रादर ये P2 है, P2 C2 P3 C3, ठीक है? और अमूमी तौर पे आप प्रोग्राम लिखते भी इसी तरीके से कि ये जो कर रहा है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे मैं उसको इस्तेमाल करूं, फिर कुछ करूं. तो व्हाट दे आर सजेस्टिंग इज कि जो आपका कंपाइलर है, लेट्स से कि आपने ये प्रोग्राम लिखा है, तो कंपाइलर शुड बी स्मार्ट इनफ टू डू समथिंग वेयरबाय इट रीअरेंजेस दिस कोड. और वो क्या करता है कि लेट्स से वो P1, और हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि स्ट्रिक्टली ये रिलेशनशिप है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि P2 P1 पे, लेट्स से सिंपल मॉडल है कि P2 इज नॉट डिपेंडेंट ऑन P1 एंड P3 इज नॉट डिपेंडेंट ऑन P2 और एनी वन ऑफ दीस, ठीक है? इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन C और एनीथिंग. ये हमारी assumption है, ठीक है? तो लेट्स से कि दे आर ट्रूली इंडिपेंडेंट आउटसाइड दीज लाइंस. लेट मी चेंज दीज कलर्स. तो लेट्स से तो ये डिपेंडेंसीज हैं, ये डिपेंडेंसीज हैं और ये डिपेंडेंसीज हैं और ये आपस में उसके अलावा सारे इंडिपेंडेंट हैं. तो अगर कंपाइलर जो आपका कोड देख के ये काम करे कि P1 P2 P3 वाला ऑपरेशन करे, उसके बाद C1 C2 C3 वाला ऑपरेशन करे, सो इट रीअरेंजेस द कोड वेयर बाय जब ये एग्जीक्यूट हो रहा है तो एक साइकिल के बाद ये भी एग्जीक्यूट होना, एक स्टेज के बाद ये भी एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा, एक स्टेज के बाद ये भी एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा, और इस पॉइंट पे जब ये दूसरी स्टेज पे पहुंचेगा, स्टेज 2 पे C1 जब पहुंचेगा, उस वक्त तक P1 ऑलरेडी प्रोड्यूस कर चुका होगा, और जब C2 जो है वो अपनी दूसरी स्टेज पे पहुंचेगा तो P2 ऑलरेडी डेटा प्रोड्यूस कर चुका होगा, और जब C3 डेटा पे पहुंचेगा तो P3 ऑलरेडी इसको प्रोड्यूस कर चुका होगा. तो यू वुड सी दैट सिंपली बाय रीअरेंजिंग the instructions, the order at which the instructions are being executed based on dependency is going to solve your problem. और अगर ये काम आपका compiler कर सके whereby it's able to recognize all consumers and producers and make sure that there's a 2-cycle gap between them. And 2-cycle gap हम इसलिए कह रहे हैं for this particular case, right? Because ये 2-cycle gap, तो आप इसको generically नहीं कहेंगे कि जी 2-cycle gap. So it doesn't, it would need a 2-cycle gap in this particular example, लेकिन the gap is going to depend on the depth of the pipeline, number of stages in the pipeline, and where those dependencies are occurring. ठीक, मजीद आगे चलें.
तो एक ये तो हमने कहा था सोल्यूशन 1 है. व्हाट इज सोल्यूशन 2? ओके, सोल्यूशन 2 क्या कह रहा है? एक्सक्यूज मी, पेन. Register access has two stages, a decode and a read. राइट, ठीक है, ये शुरू में आता है decode वाला, fetch के बाद, और read write जो है वो बीच में और बाद में. तो decode stage is smart enough to know that I1 is going to produce I3. अच्छा सुने, ये क्या कह रहा है? What is it saying? I2 is trying to access R3 और R3 के लिए. The decode stage is smart enough to know that I1 rather, is going to produce R3. In I2, the decode stage of the register access knows that the producer will write the correct value after 3 cycles. ठीक है. The decode stage will initiate the stall for I2 and I3. See, this is interesting. This process is repeated till the producer is ready. In this example, I2 will be stalled for 2 cycles. ठीक, तो ये बेसिकली हमारा एक सोल्यूशन है जो कि हमारा स्टॉलिंग का सोल्यूशन है. ठीक है. सो व्हाट हैपेंस इज, बेसिकली क्या कह रहा है कि हमारा एक पाइपलाइन है, तो हमारा पाइपलाइन नॉर्मल चल रहा है, एक पाइपलाइन, दूसरा, तीसरा. वो ये कह रहा है कि आपका जो हार्डवेयर है, क्योंकि हार्डवेयर में जब पूरा ऑपकोड लोड होता है, जब ऑपकोड लोड करते हैं तो आपको पता होता है कि पहला ऑपरेंड क्या है, दूसरा ऑपरेंड क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, कमांड क्या है. तो इसको ऑलरेडी पता होना चाहिए. सो इट्स कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल द रजिस्टर्स दैट आर ऑलरेडी एंगेज्ड इन पाइपलाइन. और अगर फर्स्ट करें एक और कमांड आती है, ठीक है, और ये कमांड जो है ये लेट्स से I3 है, तो अगर ये I1 है, I1, I2, I3, और उसके बाद मेरे पास I4 आती है. ठीक है, और जब I4 आता है तो I4 जो है वो मेरा डिपेंड कर रहा है. तो लेट्स से कि मेरे पास I4 आ गया, और I4 जो है वो डिपेंड कर रहा है लेट्स से I2 पे. ठीक, तो अगर वो I2 पे डिपेंड कर रहा है तो हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो हार्डवेयर है वो क्या करेगा, इट शुड इंट्रोड्यूस समथिंग कॉल्ड अ स्टॉल. सो इट विल इंट्रोड्यूस ए स्टॉल साइकिल and a stall cycle, let's say. So these are dummy cycles which are not doing anything. And उसके बाद वो क्या करेगा कि I4 को इंट्रोड्यूस करेगा. So this will happen only in the case of dependencies. जब डिपेंडेंसी का इशू होगा तो ये काम होगा. ठीक है, तो बेसिकली so you would not always have stalls, लेकिन when and if you have for example a potential interdependency between instructions, तो आप इस तरह के stalls इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि आपको हेल्प करें. ठीक, ठीक है, तो ये स्टेजेस हमारी हो जाएंगी R1, R2. ठीक है, तो पर्टिकुलरली लेट्स से इस केस में ये R3 जो है, R4 जो है, या रादर I1 एंड I2. ठीक है, तो फर्स्ट करना ये I1 है आपकी और I2 है. तो अगर इस आपका हार्डवेयर डिटेक्ट करता है कि I1 और I2 के दरमियान में डिपेंडेंसी है, तो वो क्या करेगा कि यहाँ पे इसको इधर एग्जीक्यूट करने के बजाय 2 स्टॉल साइकिल्स इंट्रोड्यूस कर देगा, और 2 स्टॉल साइकिल्स के बाद जो है वो I2 इंट्रोड्यूस करेगा. ठीक है, इस तरह से मेक श्योर करेगा कि इन दोज पर्टिकुलर सिनेरियोज वेयर देयर इज अ कोडिपेंडेंसी यू वुड हैव, यू कैन गारंटी कि डेटा जो है वो सही डेटा वहाँ पे आगे पास ऑन हो. ठीक, तो ये हो गया. अच्छा, ये एक और एग्जांपल देख लें. दिस इज अनदर डिस्कशन वी विल हैव. ठीक है, ये एक और तीसरा सोल्यूशन है. तो ये हमने 2 सोल्यूशन देखे. सो वी विल मूव टूवर्ड्स, सो आपको प्रॉब्लम समझ आ गया. आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. वी विल नाउ मूव टू सोल्यूशन 3. इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ. दिस शुड बी एक्चुअली सोल्यूशन नंबर 3, जो अभी भी डिस्कस करेंगे, जिसको हम फॉरवर्डिंग कहते हैं.
या बाईपासिंग, ठीक है, फॉरवर्डिंग या बाईपासिंग। तो इस केस में क्या होगा, प्रॉब्लम वही है हमारे पास, ठीक है, वी ऑलरेडी नो व्हाट द प्रॉब्लम इज और वी ऑलरेडी नो व्हाट द कॉन्फ्लिक्ट्स आर, ठीक है, ये ज़्यादा आपको लेआउट करके दे रहे हैं, ठीक है जी। इस पॉइंट इन टाइम में आपका R3 की वैल्यू प्रोड्यूस होगी इस लैच के अंदर, गौर करें, सो दैट वैल्यू इज नाउ इन द लैच and it's either going to be passed on to the memory, and if not, it is going to be passed on to this latch, and then it's going to be put into the register. तो R3 के अंदर वो वैल्यू यहाँ पे पहुंचेगी, लेकिन ये नोट करें कि एट दिस पॉइंट इन टाइम इसका जो ALU है इसको भी R3 की वैल्यू चाहिए, ठीक। अब गौर करें कि R3 की मोस्ट करंट वैल्यू, इवन दो रजिस्टर R3 के अंदर इस स्टेज में जा रही है, लेकिन R3 की मोस्ट करंट वैल्यू हमारे पास लैच के अंदर इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है और इधर भी मौजूद है। तो फॉरवर्डिंग क्या होगा कि वी कैन मैनिपुलेट द लैचेस सो वी कैन रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ डिपेंडेंसी। द आइडिया इज कि जब हार्डवेयर आपका डिटेक्ट करे डिपेंडेंसीज या प्रोड्यूसर कंज्यूमर रिलेशनशिप बिटवीन इंस्ट्रक्शंस, और उसको ये पता होगा कि इस स्टेज के बाद आपका जो डेटा है जो आपने प्रोड्यूस करना है वो ऑलरेडी जनरेट हो चुका है एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो कई दफ़ा हम एक फिनोमेना इस्तेमाल कर सकते हैं विच इज़ नोन एज फॉरवर्डिंग और बाईपासिंग, वेयर बाय R3 की वैल्यू जो है हम रजिस्टर R3 से नहीं उठाएंगे, बल्कि हम अज्यूम करेंगे कि इस लैच के अंदर वो मोस्ट करंट वैल्यू आ चुकी है और ये लैच दो काम करेगा, ये इसको फॉरवर्ड भी करेगा डेटा को, और वो इस लैच से, यानी कि जो ये वाली लैच है एक्चुअली, क्योंकि गौर करें कि दिस एंड दिस आर द सेम फिजिकल एंटिटी, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये डिफरेंट पॉइंट इन टाइम है, लेकिन ये L4 ये L4 है। तो ये L4 जो है मैं यूं भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं इसको यूं लिखूंगा कि ये जो है ALU को मोस्ट रिसेंट वैल्यू R3 की पास ऑन कर देगा, ठीक है, इवन बिफोर इट्स रिटन ऑन टू द रजिस्टर, एंड देयर बाय वी कैन एक्चुअली sort of solve the problems, because what do we want to do, we want the data integrity to remain, so we want to preserve the integrity and we want to reduce stalls, ठीक है। तो ये दोनों काम हम करना चाह रहे हैं, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि कोई हम अप्रोच इस तरह की लें, और ये जो अप्रोच है getting the data from the latch itself is going to preserve the integrity and it's going to reduce the number of stalls, and what we are aiming for is the ideal pipeline which has no stalls and no rollbacks, ठीक है। तो this is the general idea, और basically ये solution 3 होना चाहिए, it's not solution 2, this is solution 3, right? Solution 3 is register file can be bypassed, register access decoder can make that decision, और हम क्या करेंगे कि आप either you're getting the information from L3 or you're getting the information from L4, just to make the concept clear कि ये जो ALU है वो या L3 से डेटा उठा रहा होगा या L4 से डेटा उठा रहा होगा, ठीक है, बट इन द सेम टाइम तो या L3 से या L4 से उठा रहा होगा, और इसके बीच में एक मक्स लगा हुआ है, ठीक है, और जो मक्स बेसिकली क्या कर रहा है कि इफ देयर इज अ डिपेंडेंसी, कहाँ गया, ये मक्स है, बेसिकली अगर प्रोसेसर जो है आइडेंटिफाई करता है कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन I2 एंड I3, तो ये डिकोडर जो है अकॉर्डिंगली ALU को या L3 से डेटा पास करेगा या L4 से डेटा पास करेगा, ठीक है। And this does not have to be L3 L4, depending on the depth of the pipeline it is possible कि ये हो L3 और ये L7 हो, इस किस्म की पॉसिबिलिटीज भी हो सकती हैं। तो रियली डिपेंड्स कि जी ये वो स्टेज होनी चाहिए जिसके अंदर सबसे पहले डेटा प्रोड्यूस होगा, और ये वो स्टेज होनी चाहिए जो कि ALU से बिल्कुल पहले होगी, बल्कि रादर ये होगी, ये वाली जो जिसका नंबर कम होगा ये बिल्कुल ALU से पहले होगी, और ये वाली होगी जहाँ पे
डेफिनेटिवली आपके पास डेटा प्रोड्यूस हो जाएगा, एंड यू वांट डेटा टू कम फ्रॉम ईदर वन ऑफ दीज सोर्सेस। ठीक। सो आई होप कि बाय दिस एट दिस पॉइंट इट्स क्लियर कि दी स्ट्रक्चरल हैजर्ड्स क्या हैं, उनके सॉल्यूशंस क्या हैं, डेटा हैजर्ड्स क्या हैं, उनके सॉल्यूशन क्या है, कंट्रोल हैजर्ड्स और उनके सॉल्यूशंस जो हैं वो एक लंबी डिस्कशन है, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप दैट इट्स क्लियर फॉर यू।